अच्छा, आपको क्या लगता है, अब मुझे लगता है कि आपका इतना वृहद प्रशासनिक अनुभव रहा है, तो जो नए ऑफ़िसर्स हैं, एक तरीके से आप उनको गाइड करने वाली भूमिका में भी एक तरीके से आ चुके हैं। तो कभी अगर आपको कोई सलाह देना हो किसी नए आईएएस ऑफिसर को एडमिनिस्ट्रेशन को रूल करते समय, और अलग-अलग तरह की कई तरह की चुनौतियाँ आती हैं, बतौर पत्रकार हम भी ये महसूस करते हैं कि जो आईएएस ऑफिसर होता है या कोई एक आईएएस ऑफिसर होता है, कलेक्टर होता है, उसकी कितनी दिक्कतें होती हैं। ये सबको दिखता है कि उसके पास में बड़ा बंगला है, बड़ी गाड़ी है, नीली बत्ती चमचमाती हुई चल रही है, लेकिन उसके पीछे की उसकी जो तकलीफ़ें हैं, वो उसी को मालूम है। और अगर आप पत्रकार हैं और आपका एक्सेस है, तो आप थोड़ी बहुत उनकी तकलीफ़ों को आप जानते हो, तो इस तरीके की दिक्कतें होती है। तो एक आईएएस ऑफिसर में या एक एडमिनिस्ट्रेटर में क्या मूल गुणधर्म है जो उसके पास में होने चाहिए, जिसके होने की वजह से ना केवल वो अपने पद के साथ में न्याय कर पाएगा, बल्कि जनता के साथ में भी न्याय कर पाएगा? सबसे इम्पोर्टेंट है कि आईएएस ऑफिसर को एक जानना चाहिए कि उसकी कमिटमेंट या उसकी जो भी क्या कहेंगे हम, निष्ठा है, वो उसके काम के प्रति और एक आम आदमी के प्रति होनी चाहिए। पॉलिटिकल बॉसेस तो आज है, कल नहीं रहेंगे। फॉर्चुनेटली इन इंडिया वी डोंट हैव ए कमिटेड ब्यूरोक्रेसी लाइक यूएसए। जैसे कि वहाँ राष्ट्रपति बदल जाते हैं तो पूरी ब्यूरोक्रेसी बदल जाती। हमारी कंटिन्यूइंग ब्यूरोक्रेसी है। बट दो चीज़ें मैं नए आईएएस ऑफिसर को या कोई ऑफिसर को, वाया आईएएस ऑफिसर, एनी ऑफिसर इन स्टेट सर्विस, कि आपकी निष्ठा तो आपके काम प्रति और आम आदमी के प्रति रखो, बट आपका ईगो जरा कंट्रोल में रखो। कॉन्फ्लिक्ट्स किस वजह से होती है? ईगो, मैं बड़ा या तू बड़ा। तो ये ईगो ऑफिसर कॉन्फ्लिक्ट ऑफिसर्स में होती नहीं, है या? ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल में भी होती है। अच्छा। तो ये ईगो आप जरा बाजू को रखो, और जब भी कोई नेता हो या योर बॉस हो, अगर कोई गलत चीज़ आपसे करवाना चाहते हैं तो पोलाइट बट फर्मली उसको रिफ्यूज़ करो। ये बहुत डिफ़िकल्ट है, मैं जितना कह रहा हूँ उतना आसान नहीं है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जाते हैं और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बढ़ते जाते हैं। बट यू नीड टू बी फर्म, एंड वो आपको स्टैंड लेना पड़ता है कि ये मैं ही नहीं कर सकता, इसकी वजह ये है। मैं यहाँ किसी के नाम या किसी का उदाहरण नहीं दूंगा, बट ऐसे इंसिडेंट्स मेरे साथ भी हुए हैं। लेकिन आई वॉज फर्म कि दिस कैन नॉट बी डन एंड विल नॉट बी डन। इफ रिक्वायर्ड आई मे बी मूव्ड आउट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। पर आप अगर उस पद पर बैठे हैं और आप वो कर सकते हैं और आप मना कर रहे हैं एक मैंने पावरफुल व्यक्ति को, तो नहीं, वो मैं वो कह रहा हूँ कि मना क्यों कर रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ, बट लॉ डजंट परमिट मी, द रूल्स डोंट परमिट मी, तो मैं नहीं करूँगा। मैं उनको समझा दूंगा कि किस वजह से ये मैं नहीं कर सकता। अब ये उन पर है, या तो वो मान जाए जो मैं कह रहा हूँ, उनकी भी कोई मजबूरी हो सकती है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो अंतिम शब्द है, बट मैं वो नहीं कर सकता। मेरे ऊपर के बॉसेस है, मेरे ऊपर भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कर सकती है और करेगी अगर उनको करवा लेना है तो। ऐसा हुआ भी है एक आध दो केस में। मैंने मेरा स्टैंड फर्म रखा कि मैं नहीं करूँगा, आपको जहाँ से करवा लेना है कर लो, या तो मुझे हटा दो। उन्होंने जहाँ से करवा लेना है करवा लिया, ना मुझे हटने की ज़रूरत पड़ी, उनका काम भी हो पर गया। सामान्य तौर पर इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है क्या कुर्सी पे बैठे हुए शख्स को? हाँ, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं भुगतना पड़ता है, भुगतना पड़ता है, बट उसके लिए आप तैयार रहिए। जैसा कि मैंने कहा कि 13 डिस्ट्रिक्ट्स में मैंने काम किया। मैं नेटिव नांदेड़ का हूँ। नांदेड़ में एक पोस्टिंग छोड़ के मैंने कभी ज़िंदगी में नांदेड़ में नहीं गया। मैं बाहर घूमता रहा, पहले मराठवाड़ा, फिर विदर्भ में आया, फिर कोंकण में गया,
नॉर्थ महाराष्ट्र में गया। जब मुझे पता है कि मैं कहीं भी जाने के लिए रेडी हूँ, कोई भी पोस्ट पे काम करने के लिए तैयार हूँ, ज़िंदगी में शायद एक आधा एक्सेप्शन छोड़ के मैं कोई पोस्टिंग 2 बार नहीं की मैंने। मतलब जो पोस्ट पे गया वो एक करी ख़त्म, फिर दूसरी पोस्टिंग पे जाते हो कहते और कोई दूसरी पोस्टिंग। तो जब मुझे कोई टिपिकल पोस्ट से लालच नहीं, मुझे कोई जगह से लालच नहीं, तो मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँ? आई एम रेडी टू मूव अराउंड एनीवेयर इन द स्टेट। मेरे को स्टेट के तो बाहर भेजने वाले नहीं थे और ना भेज सकते, तो मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँ? मैं मेरे वसूलों पे रहूँगा और वो। पर सारे आईएएस जो हैं, आईएएस ऑफिसर्स को लेकर एक तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कही जाती है। एक तो ये जो लॉबी है, आईएएस लॉबी, वो बड़ी एक तरीके से स्ट्रांग है और उसका तोड़ जो है या उससे लड़ना, कोई कितना भी पॉलिटिकली जो है वो बहुत मजबूत हो, लेकिन वो चाहता है कि आईएएस की जो लॉबी है उसके बीच में वो ज़बरदस्ती का इंटरफेयर ना करे। और सफल आईएएस ऑफिसर का ये भी एक तौर से दिखाई देता है कि जो रूल बुक होता है या जो नियम होता है उसके बाहर जाके वो कुछ सामान्य तौर पर नहीं करता है। भले वो उसके पास में काम आए या कि वो नियम के खांचे में बैठा के अगर करने पर बहुत ज़्यादा जोर देता है या वो नहीं हो सकता है तो उसको साफ तौर पे मना कर देता है। हालांकि इसका दुष्परिणाम जो है वो भी एक तरीके से दिखाई देते हैं। क्यों इतनी मजबूत है आईएएस लॉबी जो है? आई डोंट थिंक कि ऐसी लॉबी ऐसी कुछ है, बट हमको एक मान के चलना चाहिए कि डेमोक्रेसी में 4 पिलर जो कहे गए हैं, या लेजिस्लेशन है, ब्यूरोक्रेसी है, पत्रकार भी है उसमें, और न्याय संस्था भी है। तो ब्यूरोक्रेसी का टॉप में कौन है? जो ब्यूरोक्रेसी के हायरार्की में हम जब देखते हैं तो आईएएस है। और ये इंस्टीट्यूशन, उसकी कई सालों की परंपरा है। पहले उसको इंडियन सिविल सर्विस बोलते थे, आईसीएस बोलते थे। बाद में इंडिपेंडेंस के बाद उसको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज बोलने लगे। बट जो रोल रहा है उसका, वो उतना ही केंद्रीभूत रहा है जो पहले था और जो आज है। फर्क क्या हुआ है? ब्रिटिश ज़माने में वो रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेटर बोल के काम करते थे, मतलब लॉ के हिसाब से रूल करना, ब्रिटिशों के लिए रेवेन्यू कलेक्ट करना, ये उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती थी। स्वातंत्र्य मिलने के बाद हमारी प्लानिंग की दिशा और हमारी सोच बदल गई। हम डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे। रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेशन तो आज है ही, जनरली हम बोलते कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छी होनी चाहिए, सो दैट्स ए रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेशन। बट जब भी हम बात करते तो हम किसकी बात करते हैं? आपने भी अभी थोड़ी देर पहले पूछा कि रोड्स कैसे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। सो वी आर टॉकिंग अराउंड डेवलपमेंट, एंड वो नेचुरल है। एक इंडिपेंडेंट कंट्री में अगर डेवलपमेंट नहीं हो रही है तो क्या मतलब है? तो आईएएस की भूमिका रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेटर से अब डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जा रही है। साइमल्टेनियसली वर्ल्ड में जो ओपन इकोनॉमी हुई 1991 के बाद, हमारे पास से लाइसेंस की भूमिका, नहीं तो पहले कम से कम 100-50, आई डोंट नो द नंबर, उतने लाइसेंसेस हमको इंडस्ट्री शुरू करने के लिए चाहिए थे। आज हर स्टेट चाहता है कि मैक्सिमम इंडस्ट्रीज उसके स्टेट में आए ताकि वो स्टेट की डेवलपमेंट हो। तो अब जो आईएएस ऑफिसर वो भूमिका में काम कर रहा है तो उसको उसका रोल ही उसी तरह से करना पड़ेगा कि he has to attract the foreign investment, he has to attract the industrialists to the state so that वो स्टेट का विकास हो। तो आईएएस एक लॉबी हो सकती है, मतलब हर एक को अपना कैडर का थोड़ा अभिमान रहता है, बट आई डोंट थिंक दे आर वर्किंग एज ए लॉबी।
Yes, they are into a transition phase from regulatory administration to the development administration. और वो आज हमारी प्रायोरिटी है और वही आज सेंटर पॉइंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। और ये क्या कहानी है आपसे जुड़ी हुई बड़ी महत्वपूर्ण कि आप अगर कलेक्टर या कोई एडमिनिस्ट्रेटर किसी कुर्सी पर बैठे हैं, आपके पास में जिसका विजिटिंग कार्ड अगर आया चमचमाता हुआ तो आप उसको बड़ा इंतज़ार कराते थे, और आपके ऑफिस के कागज़ की चिट्ठी से अगर कोई रेफरेंस आया मिलने के लिए, उससे बहुत जल्दी मिल लेते थे। तो ये विजिटिंग कार्ड्स वालों से आपको क्या ऐसी दुश्मनी थी? दुश्मनी नहीं थी मुझे विजिटिंग कार्ड वालों से। विजिटिंग कार्ड वाला अगर मेरी अपॉइंटमेंट लेके आता है तो मैं वो उसका टाइम उसी टाइम उसको बुलाऊंगा। अगर वो 2 बजे आया, उसने अपॉइंटमेंट ली तो 2 बजे बुलाऊंगा, क्योंकि विजिटिंग कार्ड वाला सोसाइटी में वही लेवल पे था जो मेरी अपॉइंटमेंट ले सकता था, जो मेरे पास आ सकता था और वेल टू डू सोसाइटी में के था। इसका एक अर्ली लेसन मैं समझूं, मैं परभनी में पोस्टेड था, तब कोई आम आदमी मुझे मिलने को आया। जब जनरली गवर्नमेंट ऑफिसेस में 3 से 5 वक्त रहता है कि जब आम आदमी मिलता है। किसी वजह से उस दिन मेरी कोई मीटिंग लगी और मैं 4:30 बजे तक या 5 बजे तक फ्री नहीं हो पाया, और जब मैं वापस आया मीटिंग करके तो तब तो वो आदमी चला गया था। ये मैं तब की बात कर रहा हूँ, 90s की। नेक्स्ट डे मॉर्निंग वही आदमी आया, बट बिफोर 3 o'clock। तो उसने चिट्ठी भेज दी। कोइंसिडेंटली मैं फ्री था, मैंने बुला लिया उसको अंदर। मैं बुला रहा, विजिटिंग आवर्स 3 से 5 है, तो आप पहले ही आ गया। सर बोला कल मैं आया था, आप नहीं मिल गए। मैं बोला अरे तू वेट नहीं किया? तो बोला मैं वेट कैसा करूँ सर, मैं कि देहात से आया, यहाँ से 26-27 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। मैं अगर वेट करता तो मेरी लास्ट बस, उस ज़माने में एक ही बस नाइट हॉल्ट को जाती थी गांव को, वो बस निकल जाती और मुझे यहाँ हॉल्ट करना पड़ता। मेरे पास ना तो पैसे है ना रहने का इंतज़ाम है। तो जब मुझे पता चला कि आप मुझे मिल नहीं पाओगे और मैं अगर रुक गया तो मेरी बस चले जाएगी, तो मैं निकल गया। उस ज़माने में बस का टिकट 1 आध रुपया या 1.5 रुपया होता होगा। और नेक्स्ट डे मैं वापस आ गया। मैं इसलिए जल्दी आ गया कि फिर आज अगर मैं 5 बजे तक वेट करूँ और आपको ना मिल पाऊँ तो फिर मुझे वापस जाना पड़े। देन आई रियलाइज मुझे कि भाई आम आदमी जो है उसके पास अगर कोई साधन नहीं, कोई वाहन नहीं, तो वो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड करेगा। जबकि एक विजिटर जब मेरे को विजिटिंग कार्ड देता तो एटलीस्ट उसके पास 2 व्हीलर होगा, एटलीस्ट उसके पास हो सकता है कि इन मेनी केसेस 4 व्हीलर होगा। तो मैं उसको अगर 1 आध घंटा रोक भी दो तो उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। He'll just go out of my office, sit in the car or on the 2 wheeler and go home। बट इसका मतलब ये नहीं कि जो विजिटिंग कार्ड वाला है जिसने मेरी अपॉइंटमेंट ली है उसको मैं वेट करवाता था, नहीं। मेरी प्रायोरिटी ये रहती थी कि मेरे सामने अगर 5 विजिटिंग कार्ड आए और 5 जो चिट्ठियाँ बोलते हैं हम वो आई, तो मैं चिट्ठिया वालों को पहले निपट लेता, क्योंकि उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट है शायद डिपेंड, ऐसा ज़रूरी नहीं कि होगा ही। आजकल तो काफ़ी चेंजेस आ गए, प्रैक्टिकली एवरी फैमिली हैज़ ए 2 व्हीलर। बट मैं 90s की बात कर रहा हूँ, और वो जो एक आदत सी बन गई वो आदत ही रही कि अगर विजिटिंग कार्ड वाला विद अपॉइंटमेंट है तो मैं उसका टाइम फॉलो करूँगा, अगर नहीं है तो दैट इज़ गोइंग टू बी माई लास्ट प्रायोरिटी। एक सवाल ये भी है कि आप डेस्टिनी में कितना बिलीव करते हैं, क्योंकि कई ऐसे संयोग आपके साथ में जुड़े हैं जो एक तरीके से या कई तरीकों से संयोग से जुड़े हुए रहे हैं। जैसे कि आप बतौर IAS ऑफिसर रिटायर्ड हुए, लेकिन शुरुआत के समय में आप इस तरीके की सर्विसेज को ज्वाइन करने की इच्छा नहीं रखते थे या पढ़ना नहीं चाहते थे। आपके पिताजी आपको दिल्ली बुला रहे थे कि आप UPSC की तैयारी करने के लिए आइए, लेकिन आपने उन्हें मना कर दिया कि आपको इसमें किसी तरीके की रुचि नहीं है
और फिर संयोग ऐसा बना कि आपको इस सर्विस में आना पड़ा, और ना केवल आप इस सर्विस में आए बल्कि बहुत सफल एक तरीके से पूरी यात्रा भी रही आपकी। डेस्टिनी में मैं बिलीव करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कर्म पे नहीं विश्वास करता। आदमी को तो अपना काम करना ही चाहिए। नहीं, पर शुरुआत में आपने क्यों मना कर दिया कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं करेंगे? ये वजह थी, मैं मुंबई में पढ़ता था, मेरी पढ़ाई मुंबई में हुई, वहीं मैं कॉलेज में लेक्चरर बोल के काम कर रहा था, और थोड़ा सा हट के काम करने की मेरी हर वक्त चाह रही और इच्छा रही। मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन में भी मैंने हट के साइटोजेनेटिक्स पे काम करना शुरू किया। वो उस ज़माने में मेरे कॉलेज में और पूरे महाराष्ट्र में वेटनरी क्षेत्र में पहली बार मैंने किया। एनिमल के क्रोमोसोम निकालो और उस पर से कोशिश करो कि एनिमल में कुछ एबनॉर्मलिटी आप डिटेक्ट कर पाते हो या। और मेरी ये इच्छा थी कि मैं रिसर्च में कंटिन्यू करूं। मैं ASRB की तरफ से साइंटिस्ट बोल के भी सिलेक्ट हुआ था, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से। पता नहीं, शायद यहाँ ना आता तो शायद उधर जाता। बट कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि 1984 में आई गॉट पोस्ट ग्रेजुएशन का गोल्ड मेडल, और कॉन्वोकेशन के लिए मैं जा रहा था, संभाजी नगर आया था उस ज़माने का औरंगाबाद, और बस से उसी दिन रात को जाने वाला था, मुझे अपेंडिसाइटिस का अटैक आ गया। मैं कॉन्वोकेशन नहीं जा पाया। फिर करीब करीब हफ्ता 2 हफ्ते एडमिट रहा। फिर 2 महीने के बाद मेरा ऑपरेशन हुआ। और जैसे हम कहते कि माँ का दिल एक अलग ही होता है, तो मेरी माँ बोली कि नहीं जाना, मुंबई छोड़ देना, अब तू वापस नहीं जाएगा। तो मेरे सामने तो कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने तो नौकरी तो ऑलमोस्ट 4 महीने का ब्रेक हो गया, तो मैंने तो छोड़ दी थी। तो फिर मैंने छोड़ दी, और फिर ऑपरेशन फ्लड में NDDB में ज्वाइन हुआ एज ए वेटनरी ऑफिसर, संभाजी नगर में ही। 1 साल वहाँ काम किया, और फिर ऐसा लग रहा था कि कुछ करूँ और कुछ करूँ। साइमल्टेनियसली मैं पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम देता। 3 बार सिलेक्ट हुआ अलग अलग पोस्ट के लिए, बट वो मेरे लाइकिंग की नहीं थी, इसलिए मैं नहीं गया। पहली बार अकाउंट्स ऑफिसर, फिर चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल काउंसिल, और ये अटेम्प्ट में मैं सिलेक्ट हो गया, और मैंने सोचा कि अब ज्वाइन कर लेते। फिर और एग्ज़ाम पास की, बट एग्ज़ाम मैंने नहीं दी, मेन नहीं दी। मैंने बोला अब बस ख़त्म, और ये सर्विस ज्वाइन कर ली। तो डेस्टिनी की जब हम बात करते हैं तो वो कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करता हूँ। डेस्टिनी का बेस्ट एग्जाम्पल इज APJ कलाम। वो आदमी पायलट बनने के गया, सिलेक्ट नहीं हो पाया। आज वो पायलट बनते तो कहाँ रहते। इंडिया ने वन ऑफ दी बेस्ट साइंटिस्ट खो दिया होता। वो नहीं सिलेक्ट हुए, और वो ISRO में काम करने लगे, और आज मिसाइल मैन, द पर्सन जिसने एटम बॉम्ब की टेक्नोलॉजी हमको दी, एंड अल्टीमेटली राष्ट्रपति बने। तो ये डेस्टिनी थी उनकी, नहीं तो पहले ही वो पायलट बन जाते और कहाँ रहते हमको पता भी नहीं चलता। सो व्हाट इज रिटन इन योर डेस्टिनी यू विल बिकम, बट दैट डज नॉट मीन कि आप खटिए पे सो जाओ और बोले मेरे डेस्टिनी में लिखा है मैं राष्ट्रपति बनूंगा तो मैं बनने ही वाला हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। कर्मा भी उसके साथ जुड़ना चाहिए। हाँ, डेस्टिनी ऐसी कुछ चीज़ है, चाहे वो कोई उसको भगवान कहे, कोई उसको अल्लाह कहे, कोई उसको जीसस कहे, या गौतम बुद्ध कहे, जो हमारा विश्वास है। बट there is something which controls your life. There is something
which make things to happen in your life. But कर्म को छोड़ना नहीं चाहिए. What is right वो करते रहिए, and what is in your destiny will come your way.